नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको जलते नेपाल और सुलगते फ्रांस के बारे में बताएंगे। एक तरफ नेपाल में हिंसक आंदोलन के जरिए सरकार को उखाड़ फेंका गया, तो दूसरी तरफ नेपाल से 7,000 किलोमीटर दूर फ्रांस में सरकार विरोधी हिंसक आंदोलन शुरू हो गया है, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए हैं और सब कुछ बंद करने का आह्वान करने लगे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, इसके क्या मायने हैं हम आपको समझाएंगे। इसके बाद आपको जलते नेपाल में बढ़ते संकट के बारे में भी बताएंगे। नेपाल में खत्म हुए नेतृत्व और अराजकता की वजह से 13,000 से ज्यादा कैदी जेलों से भाग गए, जिनमें हत्या, लूट, बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में शामिल रहे अपराधी भी हैं। इसकी वजह से भारत से लगती नेपाल की सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान के बारे में बताएंगे, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया है। इसके साथ ही अमेरिका और भारत दोनों को महान देश बताते हुए कहा कि दोनों जल्द एक सही नतीजे पर पहुंचेंगे। आज हम ट्रंप के इस हृदय परिवर्तन का भी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर? आज मैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी जिसने दुनिया के तमाम लोगों को हैरानी में डाल दिया है। सोचिए, दुनिया में डायबिटीज के 44% मरीज ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। कहीं आप भी उनमें से एक तो नहीं? सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या फ्रांस में भी वही होने वाला है जो नेपाल में हो रहा है। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। ये हम इधर उधर के किसी छोटे देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूरोप के देश फ्रांस की बात कर रहे हैं। जिस तरह नेपाल के लाखों जेन-ज़ी जो युवा हैं, उन्होंने सिर्फ 36 घंटे में अपनी सरकार को उखाड़ फेंका, सत्ता से बाहर फेंक दिया। ठीक उसी तरह का हिंसक आंदोलन अब फ्रांस में शुरू हो गया है, जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ हो रहा है। और प्रदर्शनकारी आरोप क्या लगा रहे हैं, वो ये कि राष्ट्रपति मैक्रों आम जनता पर होने वाले खर्च को घटाना चाहते हैं, जबकि नेताओं के खर्च में कोई कमी नहीं आ रही है। इस भावना को आप समझ पा रहे हैं? दोनों देशों के आंदोलन में सबसे बड़ी समानता यही है कि नेपाल की तरह फ्रांस में भी ये विरोध प्रदर्शन किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन द्वारा नहीं किया जा रहा है। नेपाल की तरह फ्रांस में भी सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ मई महीने से एक हैशटैग चलाया जा रहा था, जिसका नाम था #BlockEverything। इसका मतलब होता है सब कुछ बंद कर दो। और सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी अभियान से धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और आज की ये तस्वीरें पूरे विश्व को विचलित कर रही हैं। आज 10 सितंबर को 1 लाख से ज्यादा लोग फ्रांस में सब कुछ बंद करके सड़कों पर उतर गए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरें हैं। हालात ये हो गए कि युवा प्रदर्शनकारियों ने उत्तर पश्चिमी फ्रांस के रेन शहर में एक बस को आग के हवाले कर दिया, एक मुख्य बिजली लाइन को नुकसान पहुंचाकर ट्रेन सेवाएं रोक दी। तो परिस्थिति आप देखिए क्या हुई। जिस तरह नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ठीक उसी तरह से यहां पेरिस में भी टारगेट पर क्या था? सरकारी इमारतें। इनमें भी प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस के गृह मंत्रालय की बिल्डिंग का घेराव करके उस पर हमला किया, जिसके बाद फ्रांस की पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश शुरू की और कुल 75 लोगों को वहां गिरफ्तार कर लिया गया है। 75 लोग। हालांकि इसके बावजूद पेरिस समेत कई शहरों में हिंसा हो, तोड़फोड़ हो, आगजनी हो, इससे हालात बहुत तनावपूर्ण बने हैं। पेरिस समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। यह ऐलान किया कि जब तक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खुद सत्ता से नहीं हटेंगे, तब तक उनके खिलाफ ये लोग सड़कों पर इसी तरह से डटे रहेंगे। पूरे फ्रांस में इन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए 80,000 जवानों को तैनात किया गया, जिनमें 6,000 जवान अकेले पेरिस में तैनात थे। लेकिन इसके बावजूद पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए। कुछ इलाकों में आगजनी से हालात काफी बिगड़ गए हैं। देखिए, ये तस्वीरें देखकर आपके मन में भी ये बात आई होगी कि क्या हो रहा है दुनिया में। और यही आज सवाल है कि सोचिए, ये दुनिया में क्या हो रहा है। पहले नेपाल में सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक हिंसक आंदोलन सरकार को गिरा देता है। 36 घंटे के अंदर ऐसी स्थिति नेपाल में बन जाती है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब फ्रांस में भी सोशल मीडिया से शुरू हुए एक आंदोलन से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को सीधी चुनौती मिल रही है।
फ्रांस में अब तक कुल 200 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी अब जाकर हो चुकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि आंदोलन अब और बड़ा रूप ले सकता है। इसका कारण क्या है? वो ये है कि इसे फ्रांस के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन का समर्थन मिल गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी तो शामिल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन पूरा समर्थन दे रहा है इस बंद को, जिसका नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ जनरल वर्कर्स। बड़ी बात यह है कि फ्रांस में इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे वही सारी मांगे हैं जिन्होंने नेपाल के विरोध प्रदर्शनों को हिंसक बनाया। जिस तरह नेपाल में लगभग सभी नेता जोड़तोड़ की राजनीति का खेल खेलते रहे, 2015 से 25 के बीच 9 सरकारें बदलने के बाद भी सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी 3 ही नेताओं के बीच घूमती रही और जनता को संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया। इनकी दौलत तो बढ़ती गई, इनके बच्चों की जिंदगी सुधरती गई, ऐशो आराम के बीच कटती गई, लेकिन नुकसान नेपाल की आम जनता का हो रहा था। ठीक वैसे ही राजनीतिक अस्थिरता फ्रांस में भी रही। आप इस लिस्ट को देखिए जिसमें राष्ट्रपति मैक्रों के 9 साल के कार्यकाल में 1-2 नहीं बल्कि कुल 6 प्रधानमंत्रियों को बदला जा चुका है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे फ्रांस में जो प्रधानमंत्री बदले गए हैं। आप सोचिए, और अब आज से ही 7वां प्रधानमंत्री अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, जिनका नाम है सेबेस्टियन लेकॉर्नु। अगर सिर्फ 2024 और 2000, ये देखिए, ये चेहरे आपके सामने आ गए। मैक्रोन का 6 साल का कार्यकाल जिसमें वो बतौर राष्ट्रपति हैं, उसमें फ्रांस में 6 पीएम बदल गए हैं और अब 7वें पीएम अपना कार्यभार आज से संभाल रहे हैं। अगर सिर्फ 2024 और 25 की बात करें तो इस दौरान भी फ्रांस में 4 प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब फ्रांस की जनता असल में थक चुकी है, क्योंकि उसे लगता है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपनी कुर्सी से प्यार हो गया है और वो आम जनता के मुद्दों को भूल गए। दुनिया के ज्यादातर देश यही सोचते हैं कि फ्रांस जैसे अमीर पश्चिमी देशों में जनता बहुत खुश होगी, लेकिन आंकड़े कुछ और गवाही देते हैं। और आंकड़े क्या कहते हैं, ये मैं आपको अब बड़े स्क्रीन पर ले जाकर दिखाना चाहती हूं, क्योंकि अक्सर ये चर्चा होती है कि भाई ये तो बड़े बड़े विश्व के देश हैं, इनके पास पैसों की क्या कमी है। तो देखिए जीडीपी के बराबर कितना कर्ज है इन देशों पर। इस वक्त फ्रांस का कर्ज उसकी कुल जो जीडीपी है उससे भी ज्यादा हो चुका है। आप यहां देख सकते हैं कि किस देश पर उसकी जीडीपी के मुकाबले कितना कर्ज है। इसमें अमेरिका 124%, ब्रिटेन 101%, फ्रांस 113%, ब्रिटेन से भी आगे है। स्थिति बहुत खराब है वहां पर। इटली में 135%। वैसे ही जापान अगर आप देखिएगा तो सबसे भयावह स्थिति है 250%। और वैसे ही अगर आप देखें तो चीन 88.3%, 88.3% और 83% भारत का है। लेकिन यहां पर ये जो तथाकथित सबसे अमीर मुल्क गिने जाते हैं उनकी क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। अब देखिए, फ्रांस के युवाओं में लगभग उतनी ही बेरोजगारी है जितने नेपाल के युवाओं में है, और आप भारत के युवाओं में भी बेरोजगारी दर को यहां पर देख सकते हैं। हम आपको हर देश में क्या नंबर्स बता रहे हैं, पीआईबी के आंकड़े जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। युवा बेरोजगारी दर अगर आप देखेंगे तो फ्रांस में बेरोजगारी दर 7.4% है, वहीं पर अगर आप देखें तो यहाँ युवा बेरोजगारी दर जो है वो 18.7% है और भारत वहीं पर 10.2% है। ये युवा बेरोजगारी दर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें युवा बेरोजगारी दर फ्रांस जैसे देश में, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स हमारा सोर्स है, 18.7% है। भारत में वहीं पर जो बेरोजगारी दर है वो 10.2% है। तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि जो स्थिति बाहर से कही जाती है कि बड़ी अच्छी चल रही है, वो दरअसल क्या स्थिति है इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। फ्रांस के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि सरकार आम जनता को राहत देने के बजाय उन योजनाओं में कटौती कर रही है जिनसे आम लोगों को कुछ तो फायदा मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री का पद छोड़ने वाले जो फ्रांसवा बायरू हैं, हाल ही में 2026 के लिए एक बजट लाए जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो सार्वजनिक खर्च में 417 करोड़ रुपए की कटौती करेंगे। सार्वजनिक खर्च का मतलब ये होता है कि सरकार आम जनता पर जो पैसा खर्च करती है उसे ही पूर्व प्रधानमंत्री ने कम करने का ऐलान कर दिया। और जब वो ये बजट पास नहीं करा पाए तो उन्हें अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और अब राष्ट्रपति मैक्रोन एक और नए प्रधानमंत्री को लेकर आए हैं। इसके अलावा जो लोग नेपाल की हिंसा को देखकर ये कह रहे हैं कि अब जनता किसी युवा नेता को अपने देश की कमान सौंपना चाहती है, तो उन्हें भी फ्रांस को देखना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सिर्फ 47 साल के, 47 ईयर्स, और 2017 से फ्रांस की सत्ता उन्हीं के पास है, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस की जनता का उनसे मोह भंग हो गया है। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं
और जो इस महीने की 17 तारीख को 75 साल के होने वाले हैं। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि मॉर्निंग कंसल्ट जो ये सबकी रेटिंग दे रहा है वो क्या कह रहा है। और हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है 17 तारीख को, लेकिन उससे पहले जो अप्रूवल रेटिंग्स है उसमें आप देखिए सबसे ऊपर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल लीडर्स की लोकप्रियता, हमारा सोर्स है मॉर्निंग कंसल्ट, और इसमें 71% पर है नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग्स में। वहीं पता नहीं वाले 7% हैं और 22% कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें नहीं होना चाहिए, डिसअप्रूवल जिसे कहते हैं। मार्क कार्नी जो कि कनाडा के हैं वो 53% उनकी अप्रूवल रेटिंग है। उसके बाद जेवियर मिली जो अर्जेंटीना के, उनकी 52% है। डोनाल्ड ट्रंप की देखिए रेटिंग, जो कि पहले इस तरफ जो आप नंबर देख रहे हैं वो उनके साथ था, अब ये 41 पर पहुंच गई है इनकी अप्रूवल रेटिंग्स अमेरिका में। एक वक्त पर उनकी लोकप्रियता काफी आगे थी, 52 के आसपास थी। अब जॉर्जिया मेलोनी के देखिए इटली में, वो उनसे भी कम है, 40%। इसी के साथ एर्दोआन को आप देखिए तुर्की में 31% उनकी अप्रूवल रेटिंग है। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के, लेकिन इन सब में सबसे नीचे इमैनुअल मैक्रों है। क्या हम जूम करके दिखा सकते हैं? ये देखिए, ये जो चेहरा है इमैनुअल मैक्रों का, सबसे कम इनकी अप्रूवल रेटिंग यानी उनके स्वीकार्यता सिर्फ 15% रह गई है। बाकी का हिस्सा आप देखिए 7% काला छोड़ के सब रेड हो चुका है। तो ये है उनकी स्थिति जो आप देख रहे हैं इस वक्त। दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग्स 71% है। बाकी नेताओं का हाल आप देख ही रहे हैं। ऐसे में सवाल क्या उठ रहा है? सवाल ये उठ रहा है कि कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप सोचते हैं कि युवा नेता अगर आ जाएगा तो वो देश को संभालेगा। मैक्रोन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ फ्रांस है तो दूसरी तरफ नेपाल। नेपाल में जिस तरह से हिंसा और आगजनी हुई उसके निशान आज चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन और सिंह दरबार की दीवारें अब आग से काली पड़ चुकी हैं। और देखिए क्या हालत है नेपाल में। अब भी कई इमारतों से धुआं उठ रहा है। नेपाल में अब भी तनावपूर्ण हालात बने हैं। नेपाल की सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि अंतरिम सरकार का गठन होने तक पूरे देश की कमान उसी के हाथ में रहेगी। और नेपाल में जो कर्फ्यू लगाया गया था उसे भी 11 सितंबर को सुबह 6 बजे तक आगे बढ़ा दिया गया। और यह भी कहा जा रहा है कि अब से किसी भी तरह के अगर प्रदर्शन होता है, तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी होती है, हिंसा कोई करता है तो इसको क्रिमिनल एक्ट, आपराधिक श्रेणी में डाला जाएगा। सेना की सख्ती के बाद राजधानी काठमांडू में सड़कों पर सन्नाटा है और लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया है। ये आज की तस्वीरें हैं जहां पर आप इमारतों पर कालिख देख रहे हैं और एक अजीब सा सन्नाटा है। सन्नाटा एक ऐसे देश का जिसने 36 घंटे बल्कि बीते 48 घंटे में ऐसी हिंसा देखी, ऐसी आगजनी देखी, ऐसा गुस्सा, ऐसा आक्रोश देखा। अब जाकर सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन एक बहुत बड़ा वैक्यूम इस वक्त पूरे नेपाल में दिख रहा है। नेपाल की सेना ने अपील की है। ये देखिए वहां की पार्लियामेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन ड्रोन शॉट्स में आपको वहां की संसद की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और उस पर जो ये दीवारों पर कालिख इस वक्त लगी हुई है वो भी दिख रही है। और इसी के साथ साथ वो गहरा सन्नाटा। नेपाल की सेना ने अपील की है कि जो भी हथियार, गोलियां, बंदूकें आंदोलन के दौरान लूटी गई हैं उन्हें तुरंत लौटाया जाए, वरना ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस मामले में आज 27 लोगों को हिंसा, आगजनी, लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया और इनके पास से लूटे गए लगभग 3.5 लाख रुपए और 31 बंदूकें भी बरामद की गई। इसके अलावा काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पहले अनिश्चितकाल के लिए बंद रखा गया था, लेकिन अब यहां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। और हमें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर का एक वीडियो मिला है जहां प्रदर्शनकारियों ने हिंसा और आगजनी की थी। और आपको भी ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये प्रदर्शन कितने हिंसक हो गए। हम इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी में हैं और ये जो घर है ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का है। और उनके घर के भीतर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भीड़ ने, मॉब ने उनके घर को पूरी तरीके से जला दिया है। अगर आप देखें चारों तरफ तो उनके सारे सामान बिखरे पड़े हैं। भीतर जितने बेड हैं, बक्से हैं, लोगों ने लगता है पूरा बक्सा जो संदूक है उसे लूट लिया है। इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें सब कुछ चीख चीख कर कह रही हैं कि किस हाल में उनका घर आ चुका है और किस कदर गुस्सा बरपा था आम लोगों का।
हमें ऐसे भी कई वीडियोस मिले हैं जिनमें प्रदर्शनकारी सुपरमार्केट, दुकानों में लूटपाट करते हुए दिख रहे हैं। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए। ये सोचिए कि आंदोलन तो सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा था, सरकार की लूटपाट के खिलाफ हो रहा था। जनता का यही कहना था कि सरकार जनता के टैक्स के पैसे की लूटपाट कर रही है, लेकिन इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में कई जो लोग वहां पर पहुंचे थे, जिनमें कई प्रदर्शनकारी थे, वही लूटपाट में शामिल हो गए। देखिए क्या हुआ है सुपरमार्केट। देखिए, किसी ने सही कहा है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति तभी तक ईमानदार है जब तक कि उसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। वरना आप खुद सोचिए कि जो प्रदर्शनकारी सरकार को बेईमान बताकर उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वो खुद लूटपाट क्यों करने लगे। आप इस घर की तस्वीरों को देखिए, जो नेपाल के तीसरे सबसे अमीर उद्योगपति उपेंद्र महतो का है। उनके घर में भी प्रदर्शनकारियों ने लूटपाट की और बाद में इसे भी आग के हवाले करके वहां से फरार हो गए। सबसे बड़ी घटना यह हुई कि नेपाल की अलग अलग जेलों में 13,000 कैदी फरार हो गए, जिससे अब नेपाल के आम लोग भी डरे हुए हैं और बताया जा रहा है कि यह संख्या उससे ज्यादा भी हो सकती है। इन सभी कैदियों की तलाश के लिए नेपाल की सेना एक ऑपरेशन चला रही है। भारत में भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि ये कैदी, जो कि अनेकों मामलों में हत्या से लेकर तमाम संगीन आपराधिक मामलों में ये कैदी थे, वहां पर ये कैदी सेना से बचने के लिए भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। इनमें भी नौबस्ता की जेल में कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीनने की कोशिश की और इस घटना में 5 कैदी मारे गए, लेकिन इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि 585 कैदियों में से 149 कैदी फरार हो गए और कई जिलों में तो हिंसा के दौरान सुनियोजित तरीके से जेल तोड़ने की घटनाएं हुई। इनमें काठमांडू की जेल से 1100, नक्खू जेल से 1200, झुमका जेल से 1575, कास्की में 773, जालेश्वर जेल में 576, चितवन से 700, कैलाली जेल से 612 और बाझांग से लगभग 65 कैदी फरार हुए और यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है। यानी इस वक्त नेपाल दोहरे संकट में पूरी तरह से फंसा हुआ है, जिनमें पहला है राजनीतिक संकट और दूसरा है कानून व्यवस्था का संकट। इधर उधर ये कैदी जो भाग रहे थे, उन्होंने बहुत लूटपाट भी की। आप देख रहे थे कैसे सामान लेकर गए थे। कह रहे हैं, जानकारी आई कि जेल में भी जितना कुछ था वो लेकर बाहर भागे, फिर आर्मी ने समझाया, फिर वापस सारे आए। मतलब क्या ही हो रहा है नेपाल में। सोचिए, अगर रेप, हत्या, लूट के 13,000 कैदी जेल से फरार हो गए और नेपाल में पहले से ही इतनी अस्थिरता है, तो वहां कानून व्यवस्था का कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और यहां भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमें इन कैदियों को किसी भी तरह से भारत में घुसने से हर हाल में रोकना ही होगा। आज एक और बड़ा सवाल है और वो ये है कि क्या नेपाल की आम जनता के इस गुस्से के पीछे 6 सितंबर की एक घटना थी। आपको इस बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। ये घटना 6 सितंबर की क्या थी जिसे सरकार दबाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आपको याद होगा, अगर ये गुस्सा इस तरह से भड़का है तो उसके पीछे की वजह है। नेपाल में 6 सितंबर को जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगे कुछ घंटे ही हुए थे, तब काठमांडू से 7 किलोमीटर दूर ललितपुर में सुबह 7:15 पर एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी हमारे पास है। ये वीडियो देखिए। इस सड़क दुर्घटना में नेपाल के प्रांतीय मंत्री राम बहादुर की गाड़ी ने सिर्फ 11 साल की एक लड़की को टक्कर मार दी थी। और जब आम लोग इस मंत्री और उसके ड्राइवर पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, तब बड़े नेताओं के दबाव में इस ड्राइवर को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर, इस बच्ची की जान चली गई, 24 घंटे के अंदर ही इस ड्राइवर को छोड़ दिया था, जिससे लोगों का गुस्सा काफी बढ़ गया। आम लोगों के बीच ये वीडियो मौजूद था, वो इसको देखकर आक्रोशित हो रहे थे और सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर था कि ड्राइवर को 24 घंटे के अंदर कैसे छोड़ दिया। नेपाल के आम लोगों को यह लगने लगा कि सरकार के लिए जनता की जान की कोई कीमत नहीं है और अगर किसी नेता की गाड़ी किसी बच्ची को रौंदकर निकल जाए, तब भी दोषियों को सजा नहीं दिलाई जाती। लोगों में यह गुस्सा जब बढ़ ही रहा था, तब 6 सितंबर को ही केपी शर्मा ओली ने इस घटना को मामूली घटना बता दिया और यह कहा कि एक छोटी सी घटना है। माना जा रहा है कि केपी शर्मा ओली के इस बयान ने एक चिंगारी का काम किया और इसके बाद 8 और 9 सितंबर को लाखों युवाओं ने हिंसक आंदोलन में केपी शर्मा ओली की सरकार गिरा दी। वो इस सरकार के भ्रष्टाचार
और भ्रष्ट रवैये से इतने नाराज थे कि वो नाराजगी एक साथ सड़कों पर निकली और इस घटना में एक बड़ी सीख छिपी हुई है। सीख ये कि जब किसी देश की सरकार और न्यायिक व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठने लगता है, तब वहां की जनता ये मान लेती है कि उसे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक कि वो खुद अपने हाथ में कानून को नहीं ले। और नेपाल में भी यही हुआ। नेपाल के सामने अब बड़ा सवाल यह है कि अगला प्रधानमंत्री वहां पर कौन बनेगा, और भारत की भी इस पर नजर है। क्यों आपको, हमें सबको इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि भारत के मीडिया में तो यही खबरें चल रही हैं कि काठमांडू के 35 साल के मेयर बालेंद्र शाह को नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन नेपाल का मीडिया कह रहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बालेंद्र शाह को नहीं बल्कि सुशीला कार्की को मिल सकती है, जो नेपाल के इतिहास में पहली बार वहां के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। नेपाल में हिंसक आंदोलन के बाद प्रदर्शनकारी युवाओं की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी और उसी में इनके नाम पर बताया जा रहा है मुहर लगी है। इस वर्चुअल मीटिंग में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और इन सभी लोगों ने बहुमत से यह तय किया कि नेपाल की अगली प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बनाया जाना चाहिए। हम आपको सुशीला कार्की के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भारत के लिए उनका अगर पीएम वो बनती हैं तो ये कैसा फैसला होगा, भारत को लेकर उनका रुख क्या है, क्या वो भारत के समर्थक हैं या विरोधी हैं, मौजूदा सरकार मोदी सरकार को लेकर उनकी सोच क्या है। ये फैसला भी तब हुआ जब जेन ज़ी युवाओं के प्रतिनिधियों ने ये बताया कि उन्होंने बालेंद्र शाह से कई बार संपर्क करने की कोशिश की और उन्हें कई फोन कॉल्स भी किए, लेकिन बालेंद्र शाह ने किसी भी फोन और मैसेज का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद सभी लोगों ने मिलकर यह तय कर लिया कि बालेंद्र शाह अगर खुद कोई जवाब नहीं दे रहे तो वो सुशीला कार्की को अगला पीएम बनाने का समर्थन करेंगे। 72 साल की सुशीला कार्की के बारे में जानिए। 2016 में वो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश केपी शर्मा ओली ने की थी और आज यही सुशीला कार्की केपी शर्मा ओली की जगह लेकर नेपाल की अगली प्रधानमंत्री बन सकती है। सुशीला कार्की का करियर एक टीचर की नौकरी से शुरू हुआ था। इससे पहले उन्होंने भारत की ही, अब ज्यादातर ये जो नेता आप देखेंगे, ज्यादातर कई जगह उनमें से कई ऐसे दिग्गज हैं वहां पर जो वहां की सिविल सोसाइटी में भी हैं, उनकी शिक्षा भारत में हुई है और उसी कड़ी में सुशीला कार्की भारत की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट की पढ़ाई कर चुकी थी। इसके बाद साल 2006 में जब नेपाल से राजशाही शासन को हटाकर लोकतंत्र लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, तब भी सुशीला कार्की इसका हिस्सा थी। और साल 2008 में जब नेपाल हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना और महिलाओं को बराबर अधिकार दिए गए, तब इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी लाभार्थी सुशीला कार्की ही बनी। 2016 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई। और ऐसा नहीं कि सुशीला कार्की अचानक से प्रधानमंत्री की रेस में आई हैं। उन्हें 2500 युवाओं ने अपने हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी भेजी थी और उनसे यह आग्रह किया था कि वो नेपाल की प्रधानमंत्री बन जाएं। और अब ऐसा लग रहा है कि बालेंद्र शाह के जेन ज़ी युवाओं का फोन ना उठाकर प्रधानमंत्री की रेस में खुद को बाहर कर लिया है और ऐसे में ज्यादा जो चांस है वो अब लग रहा है कि सुशीला कार्की का होगा। एक तरफ आप बालेंद्र शाह को देख रहे हैं, वो एक रैपर भी हैं, सिविल इंजीनियर भी हैं और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, कम उम्र के हैं लेकिन फिलहाल गायब दिख रहे हैं। इधर सुशीला कार्की जो कि चीफ जस्टिस रह चुकी हैं नेपाल की, वो सामने आई है। हालांकि ये बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है और यहाँ ये सवाल भी पूछा जाएगा कि बालेंद्र शाह ने खुद फोन नहीं उठाया या उन्हें किसी ने फोन उठाने से और प्रदर्शनकारियों से संपर्क करने से रोका है। वैसे आज उन रेटिंग एजेंसियों की भी एक विवेचना होनी चाहिए जो कल तक भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते थे और नेपाल के लोकतंत्र को शानदार बताते थे। और उसको लेकर भारत के अंदर भी सोशल मीडिया पर एक पूरा एजेंडा प्रोपेगेंडा चलता था। स्वीडन की गॉथेनबर्ग यूनिवर्सिटी का एक मशहूर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, VDM। ये पेपर मैं उनका लेकर आई। ये इंस्टीट्यूट दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों की एक रैंकिंग जारी करता है जिसमें भारत को इसने इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया था। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया है, ये पिंक से हमने आपके लिए ऑटोक्रेसीज का नंबर डाला है और इस ऑटोक्रेसीज के नंबर में यहां पर पिंक वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, भारत को यहां पर डाला है उन्होंने और नेपाल को कहां डाला, डेमोक्रेसी में। तो इसी से इनकी विश्वसनीयता समझ में आ जाती है कि कौन कितना
जमीनी सच्चाई को भांप पाता है और कितना एजेंडा चलता है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज का मतलब होता है उस देश से जहां चुनावी निरंकुश शासन होता है, यानी जहां नाम के लिए चुनाव होते हैं और सत्ता एक ही पार्टी और एक ही नेता तक सीमित रहती है। जबकि नेपाल को इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज यानी चुनावी लोकतंत्र बताया था, जहां पूरी निष्पक्षता से आम जनता अपनी सरकार को चुन सकती है, जहां किसी तरह की कोई तानाशाही नहीं होती। लेकिन सोचिए, नेपाल के लोग तो यही कह रहे थे कि वहां की सरकार तानाशाह थी, आम जनता का लोकतंत्र में कोई वजूद नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस सरकार को उखाड़ फेंका। जबकि हमारे देश में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बड़ी स्क्रीन पर आपको इस डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में जरा बताती हूँ और ये भी दिखाती हूँ कि भारत को अब तक हैप्पीनेस इंडेक्स में भी नेपाल से बहुत पीछे रखा जाता था, जबकि नेपाल के लोग खुद कह रहे हैं कि उनका जीवन तो सरकार ने नर्क बना दिया था, उनके जीवन में कोई खुशी थी ही नहीं। तो आइए आप इस रेटिंग को भी जरा देखिए, जिससे हैप्पीनेस, पहले हमने आपको डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी वाले इंडेक्स में उनका पूरा पर्दाफाश किया, उनकी पोल खोली, कैसे वो भारत खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। अब इस रैंकिंग को देखिए, भारत के लोकतंत्र को नेपाल से कितना पीछे रखा है। और ये देखिए लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में जब आप रैंकिंग देखिए तो 55 पर रखा था नेपाल को और भारत को बहुत नीचे 100 पर रखा था। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी उसमें 105 पर रखा और नेपाल को 56 पर रखा था। और देखिए नेपाल में क्या हुआ है और देखिए भारत कैसे चल रहा है। आप बाकी देशों की रैंकिंग भी देख लीजिए, जहां पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं और इसी तरह राष्ट्रपति भवन और संसद भवन पर हमले हो चुके हैं। इन तमाम देशों को आप देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स में देखिए भारत 118वीं रैंक पर है और नेपाल को उन्होंने हमसे बेहतर, ज्यादा खुश देश बताया था। हैप्पीनेस इंडेक्स पर हमको डाला 118 पर और हमसे काफी पहले डाला नेपाल को, यानी लगभग आप समझ लीजिए उधर के 18 और इधर का 8, कुल मिलाकर लगभग 26 रैंक ऊपर रखा, यानी 26 रैंक ऊपर ज्यादा नेपाल के लोग उनकी नजर में खुश थे। तो ये जो प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलाया जाता है, कि आपको नहीं लगता है कि ये तमाम इंडेक्स वास्तविकता से दूर होते हैं और इन्हें हकीकत का पता नहीं होता? लेकिन हमारे देश के कुछ नेता उन्हें अंतिम सत्य मानते हैं, क्योंकि ये उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है और ये अंतिम सत्य बताकर इसको देश पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोकतंत्र पर ही उन्हें शक हो जाता है। कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि ये जितनी एजेंसीज हैं, ये आखिर किसका एजेंडा चला रही हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वैसे आज भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान की तारीफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने भी की है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने संविधान पर गर्व है और आज हम सब देख रहे हैं कि नेपाल में क्या हो रहा है। उनके साथ जस्टिस विक्रमनाथ ने भी ये कहा कि उससे पहले बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ था और अब नेपाल में भी यही हो रहा है, लेकिन हमें भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान पर गर्व होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। असल में ये एक ऐसी बात है जिसे इस देश में बहुत सारे लोग हर दिन चुनौती देते हैं, हर दिन इसको लेकर एक मुद्दा उठता है, हर दिन इस पर चर्चा होती है कि क्या भारत में संविधान खतरे में है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। असल में अगर आप देखेंगे, इस बात पर चैलेंज हर दिन होता है कि भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं, संविधान खतरे में है। लेकिन खतरा किसकी राजनीति पर है जिसकी वजह से ऐसी बात फैलाई जाती है, ये आंकना होगा। लेकिन जब श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में हिंसक घटनाएं होती हैं तो हमारे देश में इस बात का एहसास होता है कि वाकई में हमारा लोकतंत्र कितना महान है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी आज यही बताने की कोशिश कर रहा है और हम भी आपसे यही कहेंगे कि हो सकता है भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कई खामियां हो, लेकिन भारत का लोकतंत्र आज भी सबसे मजबूत लोकतंत्र है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। ये मौका इस देश के लोगों ने हमें दिया है कि हम इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं और ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए। इस सब के बीच आपको ये भी समझना होगा कि चाहे नेपाल हो या फिर हो फ्रांस, दोनों देशों में विरोध प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर लोग कौन थे? युवा वर्ग के लोग, जो युवा जिन्हें मिलेनियल्स और जेन जी पीढ़ी का माना जाता है और जो मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए बड़े हुए हैं। इससे पहले की जो पीढ़ी थी उसे सोशल मीडिया और इंटरनेट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ये जो नई युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचती है और उसकी सोच किस दिशा में जा रही है वो आप समझ रहे हैं। वो गलत होता हुआ देखकर उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो युवा पीढ़ी है जो खुलकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर निकलती हुई दिखाई दे रही। और यही कारण है कि जब आप नेपाल की इन तस्वीरों को देखेंगे तो वहां भी कई जेन जी युवाओं ने
हिंसा के बीच रील्स और वीडियो बनाए हैं। वैसे इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि इतना हंगामा, आगजनी, लोगों की जान जा रही है, वहां पर ये ऐसी रील्स कुछ बनाई जा रही थी। फ्रांस का दिखाते हैं आपको। फ्रांस में देखेंगे तो वहां भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के बीच फोटो शूट कराया और रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाली। और ये दोनों विरोध प्रदर्शन ये बताते हैं कि आज की जो पीढ़ी इंटरनेट के युग में बड़ी हुई है वो राजनीतिक व्यवस्था को अलग ढंग से देखती है। इनके लिए लोकतंत्र वैसा नहीं है जैसा शायद पिछली पीढ़ी के लिए था। देखिए जरा, इन तस्वीरों को देखकर ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि आखिर हिंसा और आगजनी के बीच कोई फोटो शूट या रील कैसे बना सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि आजकल की जो जेन जी है, और अगर दुनिया ने अब भी इस पीढ़ी के हिसाब से अपने तौर तरीके नहीं बदले तो आगे आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या क्या हो सकता है। बड़ी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स आपको मैं दिखाना चाहती हूं। इस वक्त दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से 32% यानी 256 करोड़ की आबादी जेन जी युवाओं की है। 256 करोड़ की यानी 32%। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये है जेन जी। वर्ष 1997 से लेकर 2012 के बीच में इनका जन्म हुआ है। ये है जेन जी। ऐसे में इनकी सोच बहुत अलग है। ये इंटरनेट के युग में पैदा हुए, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया के साथ ये बड़े हुए हैं। वही देखकर खाना पीना, वही देखकर चलना फिरना, वही देखकर शाम काटना, वही देखकर रात में सोना। साल 2022 में मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया जिसमें यह पता चला कि नौकरी से लेकर राजनीति के मुद्दे पर जेन जी युवाओं की सोच काफी अलग है। जैसे जेन जी पीढ़ी के युवा बार बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करना पसंद करते हैं। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो पूरा कंपैरेटिव आपको दिख जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन देखता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट को। ये सबसे ऊपर आइए, जेन जी है ये, जो 48% लोग जो जेन जी के हैं, उम्र 13 से 28 साल के, इनको हमेशा स्वाइप करना है, अपना अकाउंट देखना है कि वहां पर क्या अपडेट है। दूसरे नंबर पर ये है जो 29 से 44 साल के हैं। आप अपनी उम्र घर में देख रहे हैं तो देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर 46% हैं जो 29 से 44 साल के हैं, वो भी बहुत कम, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद से ये हैं 45 से 60 साल वाले जो 39% हैं, और ये हैं सबसे कम जो बेबी बूमर्स इन्हें कहा जाता है, 61 साल से 79 साल के हैं। ये सब टर्म भी हमें बड़ा नया लग रहा है। ये जेन जी है, ये मिलेनियल्स है, ये जेन एक्स है, इनको कहा जाता है। जो 45 से 60 साल वाले हैं उनको जेन एक्स कहा जाता है। ये जो मिलेनियल्स हैं वो 29 से 44 साल के हैं, और बेबी बूमर्स कहा जाता है जो 61 से 69 साल के हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया का अकाउंट चेक करना, दिन में कितनी बार करना है, ये सबसे ज्यादा जेन जी को अच्छा लगता है। 93% जेन जी ज्यादा काम नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है, उससे पहले ये आपको बता देते हैं सोशल मीडिया पर समय बिताना कितनों को पसंद है, तो जेन जी को 32% टाइम पसंद है। रोजाना 2 घंटे से ज्यादा पूरे विश्व का जो है ये डेटा है वो ये उनको 2 घंटे पसंद है। 93% जेन जी ज्यादा काम नहीं करना चाहते। ये चिंता की बात होनी चाहिए। उन्हें लगता है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन की नौकरी होनी चाहिए। इनफैक्ट एक दिन मैं भी अपना शो कर रही थी बहसबाजीगर, जिसमें एक व्यक्ति ने कहा कि अगर टैरिफ लगे हैं तो क्या हुआ, हम भारतीय और मेहनत करेंगे, हम 5 की जगह 6 दिन नौकरी करेंगे। मैंने वहां पहुंचे मौजूद 150 से ज्यादा युवाओं से पूछा कि कितने लोग चाहते हैं कि सैटरडे भी वर्किंग डे हो जाए। एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, बल्कि एक लड़की ने खुलकर खड़े होकर कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 93% जेन जी है जो कहते हैं कि ज्यादा काम उनको करना पसंद नहीं है। 56% जेन जी मानते हैं कि अगर कम काम करने के लिए उनकी तनख्वाह भी घट जाए तो वो इसके लिए तैयार है, लेकिन आराम चाहिए, फोन पे देखने के लिए टाइम चाहिए। 43 से 50% जेन जी 40 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाना चाहता है। ये देखिए 40 मतलब काम करना है तो 40 साल, और 40 साल के बाद रिटायरमेंट। लगभग 50% जेन जी ये मानते हैं। वहीं इंटरनेट पर जेन जी की मुहिम है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, जल्दी रिटायर करें, एक मूवमेंट वो चला रहे हैं। उनका ये मानना है कि मतलब पैसा हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, अपना पैसा हो, और जल्द वो पैसा ऐसा बढ़े कि धीरे धीरे जल्दी से रिटायर कर लें और आराम की जिंदगी जिए। 70% जेन जी हफ्ते में कम से कम एक बार ये जरूर सोचते हैं कि वो अपने काम में नया क्या कर सकते हैं और करियर में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जागरूक नहीं है,
अपने काम में नया करने की सोच रखते हैं जेनजी वाले, और उनका 70%, आप सोचिए सबसे बड़ा जो नंबर है वो ये कहता है कि कुछ नया करना है, कुछ करने की उनमें ताकत और लालसा होती है। ये बहुत उत्साहित करने वाली बात है। जब किसी देश में सरकार की नीतियों के कारण जेनजी अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होते तो उनका सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगता है। अगर वो ये सोचते हैं कि स्टार्टअप चलाना है, ये काम करना है, हमें आगे बढ़ना है, जब वो माहौल उनको नहीं मिलता है तब उनके अंदर रोष जगता है। क्यों फूटता है जेनजी का गुस्सा? सरकार की नीतियों से नाकामयाब होने पर, जब उनको लगता है, ये MHI 2022 का डेटा है, सरकार के खिलाफ करते हैं वो प्रदर्शन। अब देखिए, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के मुताबिक 64% जेनजी मानते हैं कि राजनीति की हालत सही नहीं है और इसमें बुनियादी सुधारों की जरूरत है। 64%, ये एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर है जिसमें ये माना जाता है कि लगभग आधे से कहीं ज्यादा 65% लोग जो युवा हैं, जेनजी हैं, वो ये कह रहे हैं कि राजनीति में सुधार होना चाहिए। 57% जेनजी रोजमर्रा के काम और अपने फैसलों के लिए AI की मदद लेते हैं अभी से ही। ये दिखाइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 57% है जो कहते हैं कि AI की वो मदद लेते हैं अपना काम करने के लिए, यानी आधा से ज्यादा जो आबादी है जेनजी की। 89% नौकरी में संतुष्टि सबसे जरूरी है, सैटिस्फैक्शन एट वर्क। उनके लिए सबसे बड़ी चीज है संतुष्टि होनी चाहिए। खर्चों और आर्थिक हालात से चिंतित कितने हैं? 49% यानी लगभग आधे। पैसा चाहिए इनको, आर्थिक हालात जो है, पैसा चाहिए। किसी वजह से तनाव में 52% है। यह भी बहुत अलार्मिंग डेटा है। हमें अपने जेनजी को लेकर सतर्क रहना चाहिए और इसीलिए ये नंबर्स हमने आपके लिए रखे हैं, आपके सामने रख रहे हैं कि अगर वो किसी तनाव से गुजर रहे हैं तो ये आपको समझना होगा। पर्यावरण को लेकर चिंतित ये 65% है। ये वाला हिस्सा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उत्साह पैदा करने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी नहीं सोचते हैं, वो पर्यावरण की भी सोचते हैं। लेकिन अगर वो चिंतित है तो भी मुश्किल की बात है। अगर वो ये मानते हैं कि आर्थिक रूप से उनको प्रॉब्लम है तो उनके लिए आगे का रास्ता क्या बनेगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर दुनिया भर की सरकारों और नेताओं ने इस पीढ़ी को सही से नहीं समझा और उनके हिसाब से नीतियां नहीं बनाई तो आने वाले समय में यही जेनजी युवा कई देशों में वैसे ही हालात पैदा कर सकते हैं जैसा आज नेपाल में है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन से जुड़ी खबरों के बाद अब बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हृदय परिवर्तन की। टैरिफ को लेकर 2 हफ्ते पहले तक भारत पर दबाव बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को अपने सच्चा दोस्त बताने लगे हैं। 2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी बताया था और इसके बाद भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था। लेकिन उसके बाद देखिए, चाइना में हुई SCO मीटिंग में भारत चाइना रशिया की दोस्ती की झलकियां देखने के बाद ट्रंप के तेवर अचानक अब बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और भारत व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो अगले कुछ हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने लिखा है कि मुझे पूरा भरोसा है दोनों देशों के लिए ये एक सही निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस ट्वीट की कुछ खास बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड बैरियर्स यानी व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत के हल निकालने की बात कर रहे हैं। अभी तक वो एक तरफा टैरिफ थोपकर भारत पर दबाव बनाना चाहते थे और अब वो बातचीत की टेबल पर आ गए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो उनसे भी बात करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, क्योंकि आजकल ट्रूथ सोशल पर लिखते हैं एलॉन मस्क से जब से लड़ाई हुई है, एक्स पर नहीं लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं, स्वाभाविक साझेदार हैं, ये लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उन्हें पूरा भरोसा है कि भारत अमेरिका की व्यापारिक बातचीत दोनों देशों के बीच साझेदारी की असीम संभावनाओं का जो मार्ग है उसे प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि भारत अमेरिका की टीमें निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और वो भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने के लिए बहुत उत्सुक है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह लिखा कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर दोनों देशों की जनता के लिए उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट में कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने वेरी गुड फ्रेंड ट्रंप जैसी कोई बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने भारत और अमेरिका को अच्छा दोस्त बताया, दोनों देशों को अच्छा दोस्त बताया।
इसके अलावा टैरिफ की बातचीत के जारी होने का जो जिक्र है वो करते हुए उन्होंने ट्रंप को बातचीत करने को लेकर सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जवाबी ट्वीट अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसके जरिए शायद वो अपने देश की जनता को यह बताना चाह रहे हैं कि भारत के साथ अमेरिका अच्छे संबंधों का फिर से प्रयास कर रहा है। आपको याद होगा 5 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ही एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ दिखाई दिए थे। इस तस्वीर को पोस्ट करने के साथ ट्रंप ने पोस्ट में लिखा था कि अमेरिका ने भारत और रशिया को चाइना के हाथों खो दिया है, डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल तो बदले बदले से नजर आ रहे हैं, लेकिन जब तक मामला निपट नहीं जाता इंतजार कीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपकी सेहत से जुड़ी अब कई खबरें लेकर आते हैं ताकि आप सेहत के प्रति जागरूक हो सकें। आपकी सेहत से जुड़ी हमारी आज की खबर शुरू करने से पहले आपको स्वीडन से आई ये तस्वीर देखनी चाहिए। कल स्वीडन की स्वास्थ्य मंत्री एलिजाबेथ लैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जो इधर से दूसरी महिलाएं, ये देखिए, आप उन पर नजर रखिए, और अचानक वो चक्कर खाकर गिर गई। इस हादसे के वक्त मंच पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और अन्य नेता भी थे। इस घटना का एक वीडियो सामने आया। एलिजाबेथ लैन के साथ जो हुआ वो डायबिटीज की वजह से हुआ। एलिजाबेथ डायबिटीज की मरीज हैं और कल अचानक उनका शुगर लेवल गिर गया था, इसी वजह से उन्हें चक्कर आ गए। गनीमत ये रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन सच ये है कि एलिजाबेथ के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के साथ होता होगा। ऐसे कई डायबिटीज मरीज होंगे जिन्हें शुगर लेवल के कम होने की वजह से चक्कर आते होंगे। कई ऐसे डायबिटीज मरीज होंगे जिन्हें चक्कर आने के बाद उनका वजह भी समझ नहीं आता और वो अचानक गिर जाते हैं। अब जो हम आपको बता रहे हैं वो और भी हैरान करने वाला है। भारत में डायबिटीज के 21 करोड़ 20 लाख मरीज हैं, जो दुनिया के 82 करोड़ 80 लाख मरीजों का 26% है। 26% ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स जो पूरी दुनिया के हैं वो भारत में हैं। और इस बीमारी पर मेडिकल जर्नल लैंसेट के एक दावे ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। लैंसेट में दावा किया गया है कि दुनिया के 44% डायबिटीज मरीजों को पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। डायबिटीज की जानकारी ना होना एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इसमें मरीज के इलाज नहीं मिलता है और इसकी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। जैसे खून में अगर ज्यादा आपका शुगर लेवल है तो वो हाई शुगर लेवल वाला खून आपके तमाम ऑर्गन्स में जा रहा है, जबकि आपका हृदय, आपके किडनीज, आपके लंग, हर जगह पर जा रहा है और वहां पर वो कभी न ठीक होने वाला नुकसान भी पैदा कर सकता है। ऐसे ही अगर आपका शुगर लेवल अचानक गिर जाए तो आप कहीं भी चक्कर खाकर गिर सकते हैं और किसी को समझ नहीं आता है। क्या अनुमान है कि साल 2050 तक दुनिया में डायबिटीज के 130 करोड़ मरीज होंगे और अगर आधे से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा तो एक साइलेंट पैंडेमिक बन जाएगा। इसीलिए अगर आपको खुद में कुछ खास लक्षण, प्यास लगना, बार वॉशरूम जाना, नजरों में आपको देखने में कमजोरी लगती है, तुरंत चेकअप करवाइए। आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और बुरा वक्त भी कट जाता है, बस मोबाइल फोन चार्ज होना चाहिए। नमस्कार।